हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। मध्य प्रदेश में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं आने वाले समय में, जैसे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, फॉरेस्ट और इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम होंगे। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए 2000 से अधिक प्रश्नों की एक सीरीज को स्टार्ट किया है। सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारी सीरीज का यह फर्स्ट लेक्चर है, तो पूरी सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इस बार हमारा नारा है अब की बार एग्जाम पार। ठीक है दोस्तों, तो 2022 में हमें अपनी जॉब जरूर लेनी है, तो उसके लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। ये फुल डिटेल लेक्चर है, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। दोस्तों, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, अगर आप हमें वहां पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका जवाब होगा 1956 में। यानी मध्य प्रदेश का एकीकरण कब हुआ था? 1956 में हुआ था। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एकीकरण से पहले यह पार्ट ए, बी, सी में बटा हुआ था, तो इन सभी को मिलाकर के मध्य प्रदेश बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 1956 में जो आज का मध्य प्रदेश है और जो आज का छत्तीसगढ़ है, ये दोनों मिलाकर के मध्य प्रदेश बने हुए थे। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनते जाइएगा। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? ठीक है, तो आंसर होगा इसका नर्मदा। यानी जो नर्मदा नदी है वो कर्क रेखा के समांतर होकर गुजरती है। दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वो 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से दोस्तों? 14 जिलों से। और जो नर्मदा नदी है ये पूर्व से पश्चिम की ओर कर्क रेखा के समांतर ही बहती हुई गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिएगा कि मध्य प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जहां से ये कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला जिला है रतलाम, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है आगर, चौथा है दोस्तों राजगढ़, पांचवा है सीहोर, छठा है भोपाल और सातवां है दोस्तों विदिशा, आठवां है सागर और नौवां है रायसेन, 10वां है दोस्तों दमोह और 11वां जो जिला है वो है कटनी, 12वां जिला है जबलपुर और 13वां जिला है उमरिया और 14वां जिला है दोस्तों शहडोल। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं वो कर्क रेखा पर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि पहले शाजापुर इसके अंतर्गत आता था, लेकिन जब आगर का निर्माण हुआ या आगर मालवा का निर्माण हुआ है, तब से ये जो कर्क रेखा है ये आगर जिले से या आगर मालवा जिले से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, और इसी कर्क रेखा के समांतर बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका आंसर होगा तवा नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? तवा नदी पर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट बांध देखते हैं कि कौन किस नदी पर स्थित है और कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इंदिरा सागर बांध की बात करें तो ये मुंडी ग्राम खंडवा में स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, गांधी सागर बांध ये मंदसौर में स्थित है और चंबल नदी पर बना हुआ है। ओमकारेश्वर बांध की बात करें तो ये खंडवा में स्थित है मांधाता के पास और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करते जाइएगा। फिर है मडीखेड़ा या मोहिनी सागर बांध जो कि शिवपुरी में है और सिंध नदी पर है। परीक्षा बांध ये परीक्षा शहर में है, झांसी में है, ये यूपी में होगा दोस्तों, याद रखिएगा, और बेतवा नदी पर है। तिघरा बांध ये ग्वालियर में है और सांक नदी पर स्थित है। तवा बांध जो है ये है होशंगाबाद में और किस नदी पर है? तवा नदी पर है। कुछ और इंपॉर्टेंट बांध है दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइएगा। राजघाट बांध ये चंदेरी में है, अशोकनगर में, और ये बेतवा नदी पर स्थित है। भीमगढ़ बांध ये सिवनी में है दोस्तों और बैनगंगा नदी पर स्थित है। बाणसागर डैम ये शहडोल में है और सोन नदी पर स्थित है। दोस्तों, बरगी बांध
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बरगी डैम जो है ये वर्गी जबलपुर में स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित है। बरना बांध, दोस्तों बरना बांध को बरना नदी पर बनाया गया है और जो कि रायसेन में है। माही परियोजना या माही प्रोजेक्ट जो है ये झाबुआ में है और माही नदी पर है। कोलार परियोजना ये सीहोर में है और कोलार नदी पर है। मान परियोजना ये धार में है और माही नदी पर है। दोस्तों ग्रेटर गंगाऊ परियोजना ये छतरपुर और पन्ना में है और किस नदी पर है, तो ये कैन नदी पर है। तो ये है इंपॉर्टेंट जानकारी, आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा की निर्भरता है ये किस ऊर्जा साधन पर स्थित है? तो आंसर है इसका ताप विद्युत, यानी जो कोयले से बनाई जाने वाली जो विद्युत है या कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस पर मध्य प्रदेश की निर्भरता है सबसे अधिक। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इसका जवाब होगा दूसरा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। अब हम पूरी डिटेल्स के साथ देखते हैं कि पहला किसका स्थान है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है। तो दोस्तों अगर हम भारत के टॉप 10 राज्यों की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पहले नंबर पर आता है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान का देश के कुल क्षेत्रफल में जो योगदान है वो है 10.41%। और दोस्तों अगर हम यूरोप के जर्मनी देश को देख लें तो उसका और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग बराबर ही होगा। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसका योगदान है देश के क्षेत्रफल में 9.38%। और दोस्तों अगर पोलैंड जो एक देश है उस देश को और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को देखा जाए तो लगभग बराबर ही हैं। तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, पांचवें नंबर पर है गुजरात, छठवें नंबर पर है कर्नाटक, सातवें नंबर पर है आंध्र प्रदेश, आठवें नंबर पर है उड़ीसा, नौवें नंबर पर है छत्तीसगढ़ और 10वें नंबर पर है तमिलनाडु। तो इस प्रकार से दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से ये टॉप 10 स्टेट हैं भारत के, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है, यानी मध्य प्रदेश कितने संभागों में बटा हुआ है? तो इसका आंसर होगा 10। कितने संभागों में बटा हुआ है दोस्तों? 10 संभागों में बटा हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से संभाग है मध्य प्रदेश में। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा। हम डिस्ट्रिक्ट को भी इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो पहला है दोस्तों भोपाल। ये भोपाल जो है इसमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ जिले आते हैं। जबलपुर की बात करें तो इसमें जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी आते हैं। अगला संभाग है इंदौर। तो इसमें इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर आते हैं। ग्वालियर की बात करें तो इसमें ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। सागर संभाग की बात करें दोस्तों तो सागर में सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी आते हैं। उज्जैन की बात करें तो इसमें उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच आता है। शहडोल की बात करें दोस्तों तो शहडोल में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर आते हैं। चंबल संभाग में श्योपुर, मुरैना और भिंड आते हैं। रीवा की बात करें तो रीवा में रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली आता है। और होशंगाबाद, या अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम में 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। दोस्तों याद रखिएगा कि अब इस होशंगाबाद का नाम भी नर्मदापुरम कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यानी होशंगाबाद का नाम अब क्या होगा, नर्मदापुरम होगा। तो ये सभी पॉइंट आप नोट करिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब होगा बरगद का वृक्ष। यानी जो बरगद का वृक्ष है वो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं।
तो राज्य सरकार यानी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 1971 में बरगद को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। इसका कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस वैनगेलेसिस। क्या नाम है दोस्तों? फाइकस वैनगेलेसिस। ठीक है। और यह भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। अगर हम भारत की राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो यह क्या है? बट वृक्ष या बरगद का वृक्ष है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों हमें बताना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो इसका आंसर होगा ब्रैडरी बारहसिंघा, यानी बारहसिंघा जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है दोस्तों। किस प्रजाति का है? तो ये ब्रैडरी प्रजाति का है। यह मुख्यतः राज्य के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस बारहसिंघा की तो यह दलदली घास में रहने वाला एक हिरण होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो राजकीय दिवस है वो क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, 1 नवंबर को। यानी मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों। और मध्य प्रदेश का विभाजन भी कब हुआ है? 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की अगर हम संख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 29। कितनी है दोस्तों? 29। चलिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप नोट करिएगा कि मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट के लिए इन 29 सीटों में 4 सीटें आरक्षित हैं। कौन कौन सी दोस्तों? भिंड और टीकमगढ़, देवास और उज्जैन। ये 4 सीटें ऐसी हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित की गई हैं। और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं दोस्तों? तो 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। कौन कौन सी हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए? तो याद रखिएगा, शहडोल, मंडला, रतलाम, धार, खरगोन और बैतूल। ये ऐसी सीटें हैं जो एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। और एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है दोस्तों, इनको आप नोट जरूर करिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? केवल 9 है। कितनी है दोस्तों? 9। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब होगा होशंगाबाद में। कहां पर स्थित है दोस्तों? होशंगाबाद में। तो अगर हम इटारसी जंक्शन की बात करें दोस्तों तो ये इंडियन रेलवे के अंतर्गत आता है और ये वेस्ट सेंट्रल रेलवेज के अंतर्गत ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। और इसमें ट्रैक की संख्या कितनी है? 11 है। और इसमें प्लेटफॉर्म कितने हैं? 8 है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है। और जो इटारसी जंक्शन है ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है, यानी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखिएगा कि होशंगाबाद का नाम जो है अब वो क्या हो गया है? नर्मदापुरम हो गया है। तो ये पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका जवाब क्या होगा? उज्जैन में। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में उज्जैन में है। ठीक है। तो जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है तो उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर का मंदिर, जो कि उज्जैन में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित है, ये आप सभी लोग जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के जो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनमें सबसे अधिक पेड़ जो हैं वो किसके पाए जाते हैं? तो सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों हमें बताना है कि वह कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है इन ऑप्शंस के आधार पर। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? बेतवा, माही और चंबल और ताप्ती।
तो दोस्तों इनमें अगर हम बात करें तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो है ताप्ती नदी। एक और नदी है मध्य प्रदेश की जो अरब सागर में गिरती है, वो कौन सी है? नर्मदा नदी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ताप्ती नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। ताप्ती नदी के कुछ प्रमुख नाम हैं या उपनाम से जानी जाती है, तो वो कौन कौन से नाम है ताप्ती नदी के? सूर्यपुत्री, सूर्यसुता, तापी और पयोशनी और गर्म जल वाली नदी। तो इन नामों से जाना जाता है किस नदी को? ताप्ती नदी को। यह कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? मुल्ताई से निकलती है और ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। सूरत डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात का, वहाँ पर ये जाकर के मिलती है। अगर हम इसकी कुल लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो है 724 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 724 किलोमीटर। और याद रखना है आपको कि जो मध्य प्रदेश की दो प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो उनमें से एक नदी है कौन? ताप्ती, और दूसरी नदी है कौन सी दोस्तों? नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, ओरछा, उज्जैन, मंडीदीप और मुरैना। तो इसका आंसर होगा ओरछा, यानी बेतवा नदी के किनारे पर जो शहर स्थित है वो कौन सा शहर है? ओरछा है। ठीक है दोस्तों, बेतवा नदी की बात करें तो यह बेत्रवती के नाम से भी जानी जाती है। बेतवा नदी रायसेन से निकल करके उत्तर में यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश परिवहन निगम के स्थगन की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2005 में। यानी जो मध्य प्रदेश परिवहन निगम था उसका स्थगन यानी उसको कब बंद कर दिया गया था? तो आंसर है इसका 2005 में। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की स्थापना 1962 में की गई थी। साल 2004 तक यह यात्री परिवहन के लिए संचालित किया जाता रहा, लेकिन 1 जनवरी 2005 को इसको स्थगित कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने रेलवे क्षेत्र हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 रेलवे क्षेत्र हैं। कौन कौन से? मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे। तो ये 3 क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में रेलवे के। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस लेक्चर का, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश के कौन से स्थान या नगर नियमित वायु सेवा से जुड़े हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के कौन से स्थान हैं जो नियमित वायु सेवा के साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका जवाब होगा इंदौर, जबलपुर और खजुराहो। यानी इन ऑप्शन के आधार पर इंदौर, जबलपुर और खजुराहो ये नियमित वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के 5 ऐसे शहर हैं जो नियमित वायु सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो। ठीक है, तो 5 ऐसे नगर हैं जो नियमित वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा खजुराहो जिला मुख्यालय नहीं है, फिर भी ये अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी को ज्वाइन करिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपको इसका फीडबैक यानी आपको लेक्चर कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।